हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? सब कुछ अच्छा ना? फर्स्ट क्लास, चकाचक। प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है ना? तो चलिए, आज आप लोगों के लिए हम एक टॉपिक लेकर आए। मैं आपका अपना इंजीनियर संजय चौधरी लेके आया हूँ फिजिक्स से एक टॉपिक, कांस्टेंट मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीईआरटी में जनरली नहीं मिलता है इसका कोई कॉन्सेप्ट, बट हम लोग इसको पढ़ते हैं। आएगा, क्वेश्चंस आते हैं इस पर। जेई में, नीट में क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो चलिए समझते हैं कि कांस्टेंट मोशन किसे कहते हैं। कांस्टेंट, व्हाट इज द कांस्टेंट मोशन? ओके, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया जाए ये मार्कर है, तो मार्कर को अगर एक पॉइंट पे आप छोड़ देते हैं ना मूव करने के लिए, तो उसके पास कितनी पॉसिबल डायरेक्शन है मूव करने के लिए। तो देखा जाए तो उसके पास इन्फिनाइट पॉसिबल डायरेक्शंस है मूव करने के लिए। वो इन्फिनाइट डायरेक्शंस में चाहे तो मूव कर सकता है, मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट डायरेक्शंस में वह मूव कर सकता है। इन्फिनाइट वेलोसिटी, अलग अलग टाइप के वेलोसिटी के साथ वो मूव कर सकता है, या अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर सकता है। इसकी टाइप्स वो इन्फिनाइट है। वेलोसिटी की टाइप्स इन्फिनाइट है, एक्सेलरेशन की टाइप्स इन्फिनाइट है। ओके, तो अगर एक पार्टिकल को कहीं पे छोड़ दिया जाए मोशन करने के लिए, तो उसके पास अवेलेबल डायरेक्शंस इन्फिनाइट हैं। अवेलेबल जो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है वो इन्फिनाइट है। अवेलेबल टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो है वह इन्फिनाइट है। तो लेकिन अगर अब इसको हम यहाँ पे छोड़ दें, इसको अब यहाँ पे छोड़ दें, तो क्या होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ नीचे को ही आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ नीचे को ही आएगा। तो यहाँ से ये क्लियर दिख रहा है कि इसके लिए इन्फिनाइट नहीं था, इसके लिए मजबूरी है। इसको कंपेल्ड किया जा रहा है, इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि बेटा तुम नीचे को ही मूव करो, कहीं और नहीं मूव कर सकते हो। इसके साथ ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है यहाँ पे। तो अगर ऐसा कोई मोशन हो रहा है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा हो, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? उस मोशन को ही क्या कह देंगे? कांस्टेंट मोशन। अगर ऐसा हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? कांस्टेंट मोशन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी पार्टिकल को किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल को किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने के लिए क्या कर दिया जाए? किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ या किसी पार्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव करने के लिए कंपेल्ड किया जाए, मजबूर किया जाए कि नहीं बेटा तुमको इसी डायरेक्शन में जाना है। जैसे इसको मजबूर किया जा रहा है कि नहीं तुमको नीचे ही आना है, और एक पार्टिकुलर एक्सेलरेशन फिक्स कर दिया गया कि तुम्हारा यही एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो इस तरह के मोशन को ही कहा जाता है कांस्टेंट मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल कंपेल्ड टू मूव इन a particular direction with a particular velocity or particular acceleration, then its motion is called constant motion. अगर किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी या पार्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ कह दिया जाए कि बेटा तुमको ऐसे ही मूव करना है, तो उसके मोशन को क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट मोशन। ओके, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस इन दिस मोशन। इस मोशन में क्या होता है? कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर। पार्टिकल फ्रीली मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, वो मजबूर होते हैं किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। ओके, अब हर एक कांस्टेंट मोशन के साथ बेटा क्या होता है? कुछ रूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जिस रूल्स को ओबे करना होता है उस मोशन को, उसी रूल्स को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट रूल्स। हर एक कांस्टेंट मोशन के साथ कुछ रूल्स होते हैं, उसी रूल्स को कहा जाता है कांस्टेंट रूल्स। अब हम लोग जानेंगे कि कितने, आप उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा कांस्टेंट मोशन किसे कहेंगे। कांस्टेंट मोशन एक ऐसे मोशन को कहा जाएगा जिसमें पार्टिकल को किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पार्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ मोशन करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तब उसके मोशन को क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट मोशन। उसके साथ कुछ रूल्स जुड़ जाएंगे, उसी रूल्स को कहा जाएगा कांस्टेंट रूल्स। उसी को क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट रूल्स। और उस तरह के मोशन को क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट मोशन। 4 तरह के कांस्टेंट मोशन होते हैं बेसिकली। स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन, वेज कांस्टेंट मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड वेज, दोनों को कंबाइंड कर लेंगे तो वेज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड वेज कांस्टेंट मोशन, एंड एक हो जाएगा जनरल कांस्टेंट मोशन। तो ये 4 अलग अलग हेडिंग है हम लोग का, 4 वीडियो बनेंगे कम से कम। स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन,
वेज कांस्टेंट मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड वेज कांस्टेंट मोशन, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और एक जनरल कांस्टेंट मोशन हमारा होगा जनरल कांस्टेंट मोशन। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन। तो समझते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन किसे कहा जाएगा। तो वह कांस्टेंट मोशन, मतलब कांस्टेंट मोशन समझ में आ गया होगा कि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने के लिए मजबूर किया जाए, किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, किसी पार्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो अगर ये मजबूरी स्ट्रिंग की वजह से, धागे की वजह से आ रहा हो, अगर ये मजबूरी किसका से आ रहा हो, धागे की वजह से आ रहा हो, तब उसको क्या कहा जाएगा, उस तरह के मोशन को स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन। अगर ये मजबूरी किसका से आ रहा हो, धागे की वजह से आ रहा हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन। धागे की वजह से आ रहा हो, धागा यानी स्ट्रिंग या धागा की वजह से अगर वो मजबूरी आ जाए तो क्या कहेंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। धागा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो कि नहीं बेटा तुमको उधर नहीं जाना, इधर आना है, तुमको इतना नहीं इतना से चलना है, ये कौन मजबूरी काउज कर रहा हो, धागा कर रहा हो, तब उस तरह के मोशन को क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन। अब स्ट्रिंग की परिचय थोड़ा कर ले हम लोग। स्ट्रिंग मतलब धागा। धागा जो हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में, वो दो तरह का हो सकते हैं, एक आइडियल और दूसरा रियल। आइडियल धागा को हम लोग मासलेस मान के चलते हैं। आइडियल धागा कैसा होता है, मासलेस। और रियल धागा जो होता है के पास कुछ मास होते हैं। ओके, तो जो हम लोग जितने भी काम कर रहे होंगे सब आइडियल धागा के साथ करेंगे। जितने भी वर्क हम लोग करेंगे सब आइडियल धागा के साथ करेंगे। आइडियल धागा मासलेस है। अब मन में आया क्वेश्चन कि सर ये आप कैसे बोल रहे हैं कि धागा भी मासलेस हो जाए, ये कैसे संभव है, हर एक ऑब्जेक्ट में मास होता है, तो फिर वो धागा में मास कैसे नहीं होगा। हाँ बेटा मास होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये मास जो होगा ना, ये मास ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, जो ऑब्जेक्ट इसके साथ जोड़ेंगे लटकाएंगे उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल होगा। ऑब्जेक्ट 10 kg का होगा तो ये 10 मिलीग्राम का होगा, 10 माइक्रोग्राम का होगा। तो इसी स्थिति में हम कहेंगे कि तू वहाँ पे होके भी नहीं है, तुम्हारा मास उसके कंपेयर में तुम्हारा मास नेग्लिजिबल है, सो तू मासलेस है। ओके, तो ये धागा हो जाएगा स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग का कुछ रूल्स होता है जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो धागे के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग कांस्टेंट रूल्स कहेंगे कि धागा का लेंथ फिक्स होगा। धागा का लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा, लेंथ एकदम कांस्टेंट होगा। धागे की लेंथ हम लोग फिक्स लेके चलेंगे, ना धागा एलोंगेट करेगा और ना ही उसमें कोई स्लैक वगैरह आएगा। धागा एकदम फिक्स लेंथ का लेंगे, मतलब धागा को कर देंगे इन एक्सटेंसेबल, उसका लेंथ में चेंजिंग नहीं आएगा। दूसरा जो रूल होगा कि धागा हमेशा टाइट रहेगा, स्लैक नहीं करेगा, धागा हमेशा टाइट रहेगा। अब ये दो कांस्टेंट रूल्स हमारा जुड़ रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन के साथ। स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन के साथ हमारा दो कांस्टेंट रूल जुड़ रहा है कि धागा का लेंथ कांस्टेंट है, धागा यानी कि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, पहला रूल। और दूसरा रूल जुड़ रहा है कि धागा का हमेशा टाइट रहेगा, वो हमेशा टाइट स्टेट में रहेगा, वो स्लैक नहीं करेगा और न उसके लेंथ में कोई चेंजिंग आने वाला है। तो हम लोग का टोटल डिस्कशन इन्हीं दो पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेगा। ओके, तो चलिए इस दोनों रूल को हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करना है समझते हैं। तो अब हम लोग का जो टॉपिक होगा वो है कांस्टेंट रूल्स फॉर स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट रूल्स फॉर स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन। तो इसके लिए देयर आर टू रूल्स, देयर आर टू रूल्स, दो रूल है। देयर आर टू रूल्स। पहला रूल है द length of a string, the length of a string remains constant. Length of a string remains constant. That is, string is inextensible. String is inextensible. और दूसरा रूल है बाबू, स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज टाइट। स्ट्रिंग हमेशा क्या होगा,
टाइट होगा। तो अब ये दोनों रूल को फॉलो करते हुए हम लोग को सोचना है, जरा बेटे बाबू समझना कि ये एक धागा है, ठीक है, ये एक धागा है। अब इस धागे को अगर हम यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से इस छोर को मूव कराना शुरू कर दे, तो अब तुम लोग ही सोच के बताओ कि क्या होगा। अब धागा को लंबाई को फिक्स रहना है, लंबाई को तो फिक्स रहना है, तो इसके हर एक पॉइंट को अगर तुम देखना शुरू करोगे तो क्या ही मिलेगा, जरा समझो। अगर ये 0.5 मीटर पर सेकेंड से आगे को बढ़ना शुरू कर दे और धागा को टाइट भी रहना है और धागा का लंबाई चेंज नहीं भी करना है, ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। धागा को टाइट भी रहना है और धागा की लंबाई भी चेंज नहीं करना है, तो फिर क्या होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से इसको भी उतना ही मूव करना चाहिए। इस पॉइंट को हर एक मॉलिक्यूल्स को, हर एक पार्टिकल्स को यहाँ पे जो धागा का है उसको उतना ही से बाबू मूव करना पड़ेगा, सबको 5 मीटर पर सेकंड से मूव करना पड़ेगा। अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से नहीं मूव किया तो क्या होगा, जरा वो इमेजिनेशन कर लो, सोचो। अगर ये छोर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर गया और ये छोर 2 मीटर पर सेकंड से मूव किया, मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड से छोर मूव कर रहा है, अब ये गया 5 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये तेजी से आगे भाग रहा है, पीछे से जा रहा बहुत कमजोर से, तो धागा में खिंचाव आएगा, धागा टूटेगा। धागा को तो टूटना नहीं है बाबू, हमारे रूल में धागा को नहीं टूटना है, धागा हमेशा क्या रहेगा, धागा का लेंथ को चेंज नहीं होना है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकंड से नहीं चल सकता है, उससे लेस नहीं चल सकता है, लेस चलेगा तो धागा टूट जाएगा बेटा। ओके, तो अब क्या होगा, अगर उल्टा कर दे तो ये सोचे कि वो 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तब क्या होगा, ये 5 से आगे बढ़ रहा है और ये 12 से आगे जा रहा है, तो ये आगे कम स्पीड में है, पीछे से ज़्यादा स्पीड में भाग रहा है, तो धीरे धीरे आगे बहुत तेजी से भागेगा, तो धागा सेलेक्ट कर जाएगा। अब धागा को हमेशा क्या रहना है बाबू, धागा हमेशा टाइट रहना है और धागा को कैसा रहना है, इनएक्सटेंसेबल। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आ रही है, धागा को हमेशा इनएक्सटेंसेबल होना है और धागा को हमेशा टाइट रहना है। अब ये छोड़ 5 मीटर पर सेकंड से गया, ये 12 से भागना शुरू करेगा तो धागा सेलेक्ट कर जाएगा। स्वाभाविक है, दिख रहा है कि आगे वाला अगर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, पीछे वाला जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, तो आगे वाला कम स्पीड में आगे भाग रहा है, पीछे वाला ज़्यादा स्पीड में उसको पकड़ रहा है, तो क्या होगा कि वो दूरी को घटाना शुरू कर देगा और वो क्या होगा, अप्रोचिंग हो जाएगा तो धागा सेलेक्ट करना शुरू करेगा। और धागा को सेलेक्ट नहीं करना है तो फिर जरूरी क्या है, ये रूल लग रहा है, इसकी मजबूरी है कि धागा को टाइट रखा जाए और धागा के लेंथ को चेंज नहीं किया जाए, तो ये इसकी मजबूरी है कि इस छोर को भी कितना से चलना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड से ही चलना पड़ेगा। ऐसी छोर को नहीं, इसके हर एक पॉइंट को 5 मीटर पर सेकंड से ही चलना पड़ेगा। तो जो एक इम्पोर्टेंट बात बाबू समझ में आया वो ये कि जब धागा जुड़ा होगा और मोशन हो रहा होगा, धागा का एक छोर जितना से चल रहा होगा ना बाबू, धागा का हर एक पॉइंट उतना ही से चलेगा। ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत डाउट की बात नहीं है, एकदम क्लियर हो गया कि धागा का एक छोर जितना से चलेगा, धागा का हर एक पॉइंट उतना ही स्पीड से चलेगा, क्योंकि धागा के लेंथ को कैसा रहना है, कांस्टेंट रहना है और धागा को हमेशा टाइट रहना है। तो चलो इसी बात पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। मान लो कि एक धागा है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक धागा है यहाँ पे। हाँ, एक बात यहाँ से क्लियर हो गया है कि धागा का कोई भी 2 पॉइंट होगा, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच का जो लेंथ है ना बाबू, लेंथ, इसके बीच का जो लेंथ है एल, वो फिक्स हो गया। कोई भी 2 पॉइंट के बीच का लेंथ हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट बरकरार रहने के लिए धागा के अलोंग जो वेलोसिटी होगा, धागा के अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो हर एक पॉइंट पे मस्ट बी आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल होना चाहिए। हर एक पॉइंट पे धागा का जो वेलोसिटी होगा अलोंग द धागा, अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग द धागा, अलोंग द स्ट्रिंग, धागे का जो वेलोसिटी होगा वो मस्ट बी क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। ओके, ये बात बहुत जरूरी हो गया। तो अब मान लिया जाए कि एक धागा है हमारा, ठीक है, एक धागा है हमारा, ये छोर उसका ए है और ये छोर बी है, और धागा का ये जो छोर है इधर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बाय मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम विथ दिस,
ओके, ये या धागा के लेंथ के लॉन्ग ही ले लो एंगल, धागा के लेंथ के लॉन्ग ही ले लो एंगल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलो इधर से दिखा देते हैं 53 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, धागा के लॉन्ग इधर ही जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, अब ये मान लो कि ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, या 2 नहीं 4 मीटर पर सेकंड ले लो, ठीक है। कितना लेना है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। ये ले लिए 4 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल ले लिए 60 डिग्री। एंगल कितना ले लिए, 60 डिग्री। सॉरी, इसको ये इधर कितना से जा रहा है हमको लोग को निकालना है, सपोज दैट कितना जा रहा है ये निकालना है हम लोग को, ठीक। v बराबर वाट निकाल देना है। तो अब आपको कहा कि धागा का ये छोर जो है ना इधर को 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपको इधर और v से जा रहा है तो बताना है कि v कितना होगा। तो क्लियर सा बात, एक बात जो हम लोग को समझ में आया है रूल्स से, वो यही समझ में आया है कि धागा के लेंथ के लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। धागा के लेंथ को नेट वेलोसिटी क्या होना चाहिए, धागा के लेंथ के लॉन्ग वेलोसिटी सेम होना चाहिए, धागा के लेंथ के वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा बाबू। तो हमने आप लोग जानते होइएगा कि अगर कंपोनेंट तोड़ना है किसी वेक्टर का तो जिस एक्सिस के साथ थीटा बनेगा उधर उस वेक्टर के साथ क्या मैग्नीट्यूड के साथ कॉस थीटा लग जाएगा। तो इधर लग जाएगा कितना 10 cos 53 डिग्री, ठीक है। और इधर कितना लग जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा v cos 60 डिग्री, इधर आ जाएगा v cos 60 डिग्री। ओके, तो अब रूल कहता है कि ये दोनों वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि धागा का लेंथ को ना ही चेंज होना है और हमेशा उसको टाइट रहना है। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको देखें सॉल्व करेंगे तो v cos 60 डिग्री हमारा जो हो जाएगा बाबू वो किसके बराबर हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री। तो v इंटू 1/2 बराबर 10 इंटू ये कितना 3/5 हो जाएगा। तो 5 से काटोगे यहाँ पे तो ये 2 टाइम्स कटेगा तो v बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत कोई सिक्कत हुआ है तो बोलिए। ये हो गया हम लोग का कि ये ब्लॉक ए है जो 5 मीटर पर सेकेंड की ओर जा रहा है, ये ब्लॉक बी है। तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इस धागा का ये छोर भी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। तो सिंपल सा बात है, इस छोर को भी इस धागा के टाइट रहने के लिए इधर की ओर कितना से जाना पड़ेगा, सो बता दो। इधर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि धागा का ये छोर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। चूंकि धागा का ये छोर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इस छोर को भी 5 मीटर पर सेकेंड से चलना होगा। अब ये तो बेटा इधर चलेगा, तो इधर चलेगा, मान लेते हैं v से चला, इसको मान लेते हैं कि v से चला। तो अब अगर ये v से इधर गया तो इसका इधर जो भी कंपोनेंट वेलोसिटी इसका है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि इसका इधर की ओर जो वेलोसिटी होना चाहिए वह 5 होना चाहिए, इसका इधर की ओर जो वेलोसिटी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, क्योंकि ये छोर 5 से चल रहा है, ये ब्लॉक 5 से चल रहा है, तो ये छोर धागा का ये छोर यहाँ जुड़ा हुआ है तो भी 5 से इधर चल रहा है, तो इस छोर को भी 5 से ही चलना होगा। ये धागे की मजबूरी है, धागे के साथ रिस्ट्रिक्शन है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, v का कंपोनेंट उधर लेके जाएंगे तो v cos 53 डिग्री हमारा 5 हो जाएगा। तो v cos 53 का वैल्यू 3/5 होता है, बराबर 5 हो जाएगा, इसलिए v बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा बाबू। ओके, देख लो सिंपल सा है। ये अगर इधर v की तरफ जा रहा है तो ये क्लियर दिख रहा है ना कि इस डायरेक्शन में v हो गया, तो इधर कितना कंपोनेंट जाएगा, तो इधर चल जाएगा v cos 53। यही v cos 53 इक्वल टू होगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि धागा का ये छोर 5 से चला है तो इस छोर को भी 5 से चलना होगा। ओके, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो दूसरा क्वेश्चन है बाबू, इसमें क्या कर रहा है, ये दिखाया जा रहा है तुमको, दिख रहा है एक रॉड है जो यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। रॉड को फिक्स कर दो और ऐसे फिक्स है रॉड, ठीक है। अब रॉड के ऊपर एक रिंग लगा हुआ है और वो एक धागा से जुड़ के, धागा यहाँ पे एक पुल्ली के साथ जुड़ते हुए यहाँ आ गया है। अब ये नीचे वाला जो ब्लॉक है ना बाबू, वो 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, तो हमें जानना है कि इस तरफ कितना से जाएगा। ठीक,
तो इधर कोण जितना से भी जाएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मान लेते हैं वो बी से जाएगा, बट इतना पता है कि धागा का ये छोर जो है ना बाबू, ये छोर क्या कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से नीचे को जा रहा है। तो धागा का हर एक छोर 4 मीटर पर सेकंड से चलेगा, ये फिक्स हो गया। तो धागा का ये छोर भी इधर की ओर कितना से चलेगा 4 मीटर पर सेकंड से चलेगा। लेकिन इधर से कंपोनेंट देखेंगे तो ये इधर भी गया है, इधर कंपोनेंट उसका कितना आ जाएगा v cos 37 डिग्री। तो हमारा जो रूल है, रूल कहता है कि धागा का हर एक पार्ट सेम वेलोसिटी से धागा के लॉन्ग चलेगा, तभी धागा टाइट रहेगा हमेशा और इनएक्सटेंसिबल रहेगा। अदरवाइज या तो धागा स्लैग कर जाएगा या वह जो है सो टूट जाएगा। ये दोनों काम नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके लिए जरूरी है कि धागा का हर एक पॉइंट सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से धागा के लॉन्ग चले। तो यहाँ पे हमारा जो है क्लियर दिख रहा है कि ये जो v cos 37 डिग्री है वही 4 के बराबर हो जाएगा। तो v cos 37 का वैल्यू 4/5 होता है, बराबर 4 हो जाएगा। ये याद रखने का बेटा ट्रिक होता है एक बाबू, एक ट्रिक होता है जो ट्रिक के थ्रू आप तुम लोग याद रख सकते हो। एक राइट एंगल ट्रायंगल एजम्पशन करो, 3 4 5 मान लो, तो 3 के सामने 37 डिग्री और 4 के सामने 53 डिग्री। ओके, अब अपना यूज करते रहो। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो v बराबर क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। पहले इसको हम मिटा लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है बाबू, ये एक क्वेश्चन आया हमारे सामने कि ये यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल बन रहा है और ये छोर धागा का ये छोर भी से जा रहा है। तो इतना तक फिक्स है कि ये इधर जितना से जाएगा हमको उससे क्या मतलब है, मतलब ये है कि इधर की ओर वेलोसिटी कितना होना चाहिए v होना चाहिए। तो सिंपल सा दिख रहा है कि ये इधर की ओर ये v डैश से जा रहा है, तो इधर उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इधर क्या हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा, v cos 90 माइनस थीटा। ठीक, तो ये जो v cos 90 माइनस थीटा है बाबू में हमारा, वो क्या हो जाएगा इसके बराबर, ये v डैश है ना, ये v डैश है बेटा, v डैश बराबर क्या हो जाएगा v। तो ये हमारा क्या हो जाएगा v डैश साइन थीटा बराबर v, इसलिए v डैश क्या हो जाएगा v डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत आसान है। हमको करना क्या है कि जिसका वेलोसिटी पूछा है ना उसका मान लीजिए कुछ वेलोसिटी, और धागा के अलोंग उसके कंपोनेंट दूसरे छोर के बराबर होना चाहिए जिसका वेलोसिटी पूछा है, क्योंकि धागा का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बाबू, कह रहा है कि ये दो दोनों ब्लॉक है, दोनों इस तरह से v1 v2 से चल रहा है, यहाँ धागा से जुड़ा हुआ है। अब क्या है कि हम लोग को v1 और v2 का रेशियो निकालना है, v1 और v2 का रेशियो निकालना है। तो हम लोग को एक बात आपको हम पहले कई बार बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि धागा के अलोंग वेलोसिटी हर एक पॉइंट का, धागा का हर एक पॉइंट का सेम रहेगा। तो अगर ये इधर की ओर ये पॉइंट जो है इधर की ओर v1 से जा रहा है, तो इधर की ओर कितना से जाएगा बाबू, तो v1 cos थीटा 1 से जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट इधर की ओर v2 से जा रहा है तो इधर की ओर कितना से जाएगा, इधर की ओर कितना से जाएगा। तो अगर ये हमारा थीटा 2 है, अगर ये इधर की ओर v2 से जा रहा है तो इधर की ओर कितना से जाएगा, तो ये अगर मेरा थीटा 2 है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा 2, तो इधर जाएगा v cos 180 डिग्री माइनस थीटा 2। ओके, ये v2 है तो यहाँ पे v2 कर देंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे, अच्छा इधर नहीं जाएगा बेटा, इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, इसको इधर नहीं ले लो, इधर ले लो। ठीक, ये इधर जा रहा है तो इधर ये आमने सामने का थीटा 2 हो गया एंगल, इस एंगल से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, इस एंगल से कोई मतलब नहीं है। ये धागा के अलोंग देखेंगे तो धागा इसके अलोंग चल रहा होगा, तो इसके अलोंग जाएगा तो ये v2 गया, इधर थीटा 2 है, आमने सामने का एंगल थीटा 2, ये और ये सामने का एंगल थीटा 2 हो जाएगा, तो v2 cos थीटा 2 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल वे में इसको हमको दिलों को दिख रहा है कि जो हेयर कांस्टेंट रूल से दिख रहा है कि v1 cos थीटा 1 जो हमारा है
वो V2 cos थीटा 2 के बराबर है। तो हम लोग को V1 बाई V2 निकालना है। सो V1 बाई V2 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा 2 अब बाई में cos थीटा 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। cos थीटा 2 और बाई में cos थीटा 1, दिस इज द राइट आंसर। ओके, हाँ तो देखो ये एक क्वेश्चन है, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल वगैरह में रहता है, नेशनल लेवल ब्रांड। क्या है, 2 बिट्स ए एंड बी, 2 बिट्स है ए एंड बी, ए यहाँ पे है, ठीक है, ए यहाँ है और बी यहाँ पे, 2 बिट्स ए एंड बी मूव अलोंग अ फिक्स सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम, एक सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम है, इसके अलोंग मूव कर रहा है। तो क्लियर है कि ये ऐसे आ रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा, ये लेंथ को कुछ नहीं होना है, ये लेंथ जो है ए बी वो सेम रहना है, ठीक, मतलब लेंथ के अलोंग जो स्पीड है वो सेम रहना है, ठीक। द बिट्स आर कनेक्टेड बाय एन इलास्टिक स्ट्रिंग, इन इलास्टिक स्ट्रिंग विच ऑलवेज रिमेन्स टाइट, जो हमेशा टाइट है, ये स्ट्रिंग हमेशा टाइट है, ठीक। एट एन स्टैंड द स्पीड ऑफ ए इज यू, पार्टिकुलर स्टैंड पे ए का स्पीड कितना है, यू है, और नीचे को है। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी मतलब दिस एंगल, ये एंगल जो है, ये एंगल बाबू, ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना है, एंगल बी ए सी 45 डिग्री। और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी मतलब हमको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए, एंगल बी ओ सी इज हेयर 75 डिग्री, एंगल बी ओ सी इज हेयर 75 डिग्री, ओके। तो एंगल बी ओ सी 75 डिग्री। अब ओ इज द सेंटर, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से इसका बाबू स्पीड इधर भी मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। और रेडियस और टेंजेंट ऑलवेज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट हमेशा एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री, रेडियस एंड टेंजेंट हमेशा एंगल 90 डिग्री। अच्छा एक बात बता दो बाबू, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल चूंकि इधर 75 डिग्री है, टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस 75 कितना मिलेगा, 105 डिग्री, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। अब ये 105 है और ये कितना है, 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 150। टोटल एंगल ट्रायंगल का कितना होना चाहिए, टोटल एंगल होना चाहिए 180, इससे 150 हो चुका है, तो ये एंगल हो जाएगा 30। और जब ये 30 हो जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा 60, ठीक है। जब ये 30 हो गया तो ये एंगल हो जाएगा 60, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट इन केस ऑफ सर्किल, रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, ये सर्किल का प्रॉपर्टी है, ओके। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया आसान, टू मच इजी, बउआ का खेला। क्या करना है, ये छोर जो है ना इस टेंजेंट के लोग बी से जा रहा होगा, जो निकालना है हम लोग को, तो भी का कंपोनेंट इधर कितना, तो उधर जाएगा भी कॉस 60 डिग्री, और यू का कंपोनेंट ये यू से इधर जा रहा है, तो इधर कितना, इधर कितना, तो ये एंगल बता दो कितना, आमने सामने का एंगल बराबर, जो एंगल यहाँ 45 वही एंगल यहाँ 45, तो इधर कितना कंपोनेंट आ जाएगा, तो यू कॉस 45। तो अभी जस्ट हमने रूल्स पढ़ा है कि क्या करना है, धागा के अलोंग कोई वेलोसिटी, धागा के अलोंग वेलोसिटी हर एक पॉइंट का वेलोसिटी आइडेंटिकल, धागा के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी धागा के अलोंग आइडेंटिकल। तो क्या है रूल, तो ये रूल क्यों आया था, रूल कांस्टेंट रूल्स का से आया था। तो बता दो यहाँ पे ये जो हमारा भी कॉस 60 डिग्री है, भी कॉस 60 डिग्री है, वह बराबर हो जाएगा यू कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ से भी इंटू ये 1/2 यू इंटू 1/√2, ओके। तो बता दो यहाँ से भी बराबर क्या हो जाएगा, 2u/√2, 2u/√2 काटेंगे तो ये √2 हो जाएगा, तो √2 इंटू यू, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए, ओके। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत शिक्कत का बात तो था ही नहीं बाबू, ये क्लियर था कि 45 डिग्री है और ये 75 डिग्री है, तो ये हमारा आ गया 180 में से 75 घटा लिए 105 डिग्री, ये 45 हो गया, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये 45 हो गया, ये 105 हो गया, तो दोनों को ऐड कर लिए तो 150 हो गया, टोटल 180 होता है, तो मतलब ये 30 होगा। और चूँकि ये लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है सो, और ये भी का जो डायरेक्शन है वह ये रेडियस और ये टेंजेंट है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो जब ये 90 बनेगा तो इसमें ये 30 हुआ, तो ये हर में 60 होगा, तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा भी कॉस 60। यहाँ पे ये u से नीचे जा रहा है, ये जो u है ये u से नीचे की ओर जा रहा है,
ये हमारा u से नीचे जा रहा है, तो इधर कंपोनेंट आ गया u cos 45, और धागा के अलोंग हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी आइडेंटिकल आना है, हमने वो लगाया और ये क्वेश्चन आसानी से बन गया, जो देखने में बहुत टफ लग रहा था। ओके, हाँ तो चलिए 2 और क्वेश्चंस देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। एक क्वेश्चन यहाँ ये दिख रहा है और एक क्वेश्चन वहाँ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अ सिस्टम इज शोन इन द फिगर, इस फिगर में एक सिस्टम दिखाया गया है जहाँ पे ये इंड स्ट्रिंग का फिक्स है, एक पुल्ली को यहाँ पे लटकाया गया है, ठीक। अब ए मूव्स वर्टिकली अबाउट विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ये जो है ना ए, वो ऊपर को मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, जो ए है वो ऊपर को मूव कर रहा है कितना से, 10 मीटर पर सेकंड से। द स्पीड ऑफ द बी का स्पीड पूछ रहा है, स्पीड, ये बात ध्यान रखना है बाबू, आपको स्पीड पूछा है। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। अब बी का पूछा है, किसका पूछा, बी का, एट द सोन इंस्टेंट विल बी। तो और हाँ यहाँ पे एंगल बाबू दे रखा है, एंगल जो है सो 45 डिग्री का दे रखा है, ये एंगल 45 डिग्री है, इधर से भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि ये जो है इधर कोड V1 से चल रहा है बी पॉइंट, और इधर नीचे कोड V2 से चल रहा है बी पॉइंट। बी पॉइंट जो है क्या कर रहा है, इधर कोड V1 से चल रहा है और नीचे कोड V2 से चल रहा है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो कंपोनेंट्स आएंगे लेके इस तरफ और इस तरफ, दोनों स्ट्रिंग के, 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग इधर से एक ही है, दोनों स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट्स अगर हम लोग देखना शुरू करें तो क्या क्या दिखेगा। तो आमने सामने का एंगल बाबू बराबर होता है, ये 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45, ये 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45, और ये दोनों हमने 90 डिग्री पे लिया है V1 V2 को, तो फिर ये एंगल भी हो जाएगा 45। ओके, अब यहाँ पे ये पूरा एंगल 180 होना है तो ये एंगल भी हो जाएगा 45, सब 45 चला जाएगा यहाँ पे। अब V1 का कंपोनेंट जब इधर लेके आओगे तो V1 cos 45 डिग्री, और V2 का इधर लेके जाओगे तो भी होगा V2 cos 45 डिग्री, ठीक है। और V1 का इधर लेके कंपोनेंट जाओगे इस धागा के अलॉन्ग, तो इधर कितना दिखेगा V1, अब यहाँ पे ये 45 लेके, ये दोनों एंगल लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे साइन लिख लेते हैं, साइन 45 डिग्री, या कॉस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों के एंगल का वैल्यू बराबर ही होता है। इधर कितना आ जाएगा V2 साइन 45 डिग्री। एक बात फिक्स है, ये धागा मूव नहीं कर रहा है बाबू, ये धागा बाबू मूव नहीं कर रहा, बी और सी का मूवमेंट नहीं है, तो ये दोनों का नेट क्या हो जाएगा 0। तो हेयर हम लोग क्या लिखेंगे कि इसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी है जो कितना है V1 साइन 45 डिग्री, वो बराबर हो जाएगा V2 साइन 45 डिग्री, या इसको हम लोग इतना माइनस इतना करके 0 लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा V1 साइन 45 डिग्री बराबर V2 साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री पे एंगल बराबर है, सो हमारा यहाँ पे V1 बराबर हो जाएगा V2। अगेन हम लोग इसके अलॉन्ग आएंगे, इसके अलॉन्ग हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि धागा का जो स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा अलॉन्ग द धागा हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो ये पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड से बाबू जा रहा है, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे कितना से जाना चाहिए, इस तरफ कितना से जाना चाहिए अलॉन्ग द स्ट्रिंग, इधर कितना से जाना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे ये आपको आ गया, ये दोनों मिलके क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अगेन V1 cos 45 डिग्री प्लस V2 cos 45 डिग्री इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चूंकि V1 V2 बराबर है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 cos 45 डिग्री, अब प्लस में फिर से चूंकि दोनों बराबर है V1 cos 45 डिग्री बराबर 10, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2V1, कितना आ जाएगा 2V1 cos 45 डिग्री इक्वल टू 10। तो इसलिए ये वैल्यू पुट कर दीजिए 2V1 इंटू 1/√2 बराबर 10, इसलिए V1 हमारा कितना हो जाएगा 10√2 अब बाई में 2, यह आ जाएगा 5, तो 5√2 मीटर पर सेकेंड, और यही तो V2 है। सो स्पीड कितना हो जाएगा बाबू, तो स्पीड हमारा हो जाएगा V बराबर √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 5√2 का स्क्वायर और प्लस 5√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर इज द 10 मीटर पर सेकेंड, आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। इसमें क्या है कि ये वाला छोर जो है आपको इन द अरेंजमेंट जेई एडवांस IIT जी इस समय कराता था, 1982 में पूछा है इसको। इन द अरेंजमेंट शोइंग द फिगर द इंड्स P एंड Q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड्स, दोनों का दोनों इंड नीचे को मूव कर रहा है U से, P भी और Q भी। तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये ऊपर को कितना से जाएगा, मान लेते हैं कि ऊपर को V से जाएगा, ऊपर को कितना जाएगा V से जाएगा, ये V निकालना हम लोग को। ये जो ब्लॉक है ये ऊपर को जो जाएगा वो कितना से जाएगा ये निकालना, तो उसको V मान लेते हैं, ठीक है। तो अब V का कंपोनेंट बाबू इधर की ओर कितना आएगा, ये जो धागा नहीं धागा, ये धागा के लिए हम लोग रूल लगाएंगे, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी धागा के लंग सेम होना चाहिए। तो V का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा V cos थीटा विच इज मस्ट बी इक्वल टू द U। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, या इधर से भी देखोगे तो वही आएगा V cos थीटा विच मस्ट बी इक्वल टू U। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा V cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू U हेयर फ्रॉम स्ट्रिंग कांस्टेंट रूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट रूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट रूल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सो V बराबर क्या आ जाएगा हमारा U बाई cos थीटा। दिस इज द राइट आंसर, U बाई cos थीटा, दिस इज द राइट आंसर, आंसर इज द ऑल्सो B। ओके ओके। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन पे कुछ क्वेश्चंस किया, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट रह गया। कुछ और तरीका है जहाँ पे पुल्ली जोड़ेंगे, पुल्ली को मूव कराएंगे, बहुत सारा पुल्ली बहुत सारा ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, उसको मूव कराएंगे। तो वहाँ पे दो और मेथड हम लोग आगे जो है सो सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पुल्ली मूव कर रहा होगा तो क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करके लेंथ को हम लोग कुछ एक फार्मूला निकालने वाले हैं, और एक और मेथड हम लोग चर्चा करेंगे वर्चुअल वर्क मेथड। ये दो कॉन्सेप्ट्स और होंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। मेरे नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो आएगा उसमें होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके, आप लोगों से विनती है। ओके ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।